काम में सुरक्षा के लिए जो प्रावधान किए गए थे वो भी, और सब 4 कोर में जो है वो समाहित किया गया। और इस वजह से एक वन नेशन और वन नेशन के साथ साथ वन राशन योजना जो है कि कहीं भी वो रहे तो उस राशन से अपना वो खाद्य सामग्री ले सकता है। उसका डेटाबेस भी जो है उसमें फीड कर दिया जाएगा, जिससे पूरे देश में कहीं भी अगर होगा तो उसको ये सुविधा रहेगी, चाहे उसके प्रोविडेंट फंड से लगा करके हो, चाहे राशन से हो, किसी तरह की बात हो। और महिलाओं को जिस हिसाब से पहले रात्रि में काम करने में प्रॉब्लम आती थी, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। और यही नहीं, जब हम स्वास्थ्य संरचना को सुदृढ़ करने की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में जो 54,000 करोड़ का बजट था उसको बढ़ा करके 2,38,000 करोड़ का अभी प्रावधान किया गया है। तो आप देखेंगे 137% इसमें बढ़ोतरी की गई है। और इसके साथ साथ वैक्सीन के लिए तो 35,000 करोड़ से भी ज्यादा जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। और इसके साथ साथ एक नई योजना है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, उसके लिए 64,000 करोड़ का बजट का प्रावधान जो है वो अलग से रखा गया है। और इसके साथ साथ सार्वजनिक हेल्थ लैब जो है वो हजारों की संख्या में जगह जगह हर जिले में, हर छोटे छोटे रूरल एरिया में सार्वजनिक हेल्थ लैब का प्रावधान किया गया है, जिससे कि जांचें वगैरह हो सके। और जहां तक हम कृषि सुधार और किसान कल्याण की बात करें, इसको प्राथमिकता देने के लिए एमएसपी से 1.5 गुना जो किसानों की जो लागत आती है उस लागत से एमएसपी 1.5 गुना रखने का ये प्रावधान किया गया है। और कृषि ऋण की उपलब्धता की बात करें तो किसानों के लिए कृषि ऋण की उपलब्धता में भी करीब 10% बढ़ोतरी कर करके 16,50,000 करोड़ का प्रावधान कृषि ऋण की उपलब्धता का रखा गया है, जिससे किसानों को समय पे ऋण मिल सके। और माइक्रो इरिगेशन की जब बात करें, माइक्रो इरिगेशन पहले 5,000 करोड़ का बजट था, अब माइक्रो इरिगेशन का जो है वो 10,000 करोड़ का बजट किया गया है। और इसके साथ साथ किसानों को अपने माल बेचने के लिए सुविधा हो, उसके लिए राष्ट्रीय ई बाजार से करीब लगभग 1,000 मंडियां जुड़ेगी, जिससे कि किसानों को कोई परेशानी नहीं हो। और इसका अभी जो हाल ही में हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय ई बाजार जो ई नैम के इसका उपयोग जो है किसान काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि किसानों के लिए हमेशा मोदी सरकार जो है वो समर्पित है। 2012-13 की बात करें तो उस समय एमएसपी पे खरीद, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे दालें हो, इसमें तीनों में बढ़ोतरी, खास कर करके गेहूं और धान में 3 गुना से भी ज्यादा जो है 2020-21 में जो खरीदारी की गई एमएसपी पे। और जहाँ दालों की बात करें उसमें तो बहुत ही अप्रत्याशित खरीद में, जहाँ पर 236 करोड़ 2013-14 में खरीद हुई थी, वो जो है वो 10,000 करोड़ के ऊपर पहुंची है। और इसके साथ साथ जहाँ पर शिक्षा की बात करें, शिक्षा और शोध की, तो शिक्षा के लिए करीब 100 नए स्कूल, जो सैनिक स्कूल जो हैं पूरे देश में खोले जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पाली में भी खोलने के लिए मैं चाहूँगा कि पाली लोकसभा क्षेत्र में भी जहाँ 100 नए सैनिक स्कूल आए, उसके लिए भी मैं प्रयास करूँगा कि पाली में भी सैनिक स्कूल खुले, जिससे हमारे यहाँ के बच्चों को, पाली लोकसभा क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा जो है उनको मुहैया हो सके, सस्ती शिक्षा मिल सके। और हमारे बच्चे भी जो हैं जो सैनिक स्कूलों से जा करके, सैनिक स्कूलों से पढ़ कर करके आगे देश की रक्षा के लिए आगे बढ़े। और जहाँ तक शोध रिसर्च, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रिसर्च के मामले में देश जब से आज़ाद हुआ उसकी तरफ से ध्यान नहीं दिया गया। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने ये देश में अपने आप में एक बहुत बड़ा नवाचार, बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा विजन है, दूरदर्शी है उनकी, कि इसके लिए 50,000 करोड़ का बजट रखा गया।
क्योंकि हम देखते हैं आपके हाथ में, सबके हाथ में मोबाइल है, तो इसमें हम देखते हैं कि इसका अगर मान लो इसको हम देखें कि इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है बेसिकली वो करीब 1000-2000 का होगा, लेकिन आपका फोन 1 लाख होता है या इससे ज्यादा भी हो सकता है और इसके आसपास भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो इंटेलिजेंस है वो है इसकी रिसर्च, शोध। तो हमेशा जो है हमारे देश में ये चीज की कमी थी कि ये चीज जो है चाहे अमेरिका में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे यूरोप में हो, ये चीजें दूसरी जगह होती हैं, लेकिन रिसर्च जो है हमारे यहाँ नहीं होने की वजह से उसका जो सबसे बड़ा फायदा हमारे यहाँ के हमारी कंपनियों को मिलना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल करके और जो है ये पैसा जो इंटेलिजेंस, जो इसमें इंटेलिजेंस है, सिर्फ और सिर्फ जिसको हम कह सकते हैं कि 2000 का इसका मटेरियल होगा, हार्ड मटेरियल, इसका जो स्टील वगैरह मान लो, इसका कोई भी तरह का मटेरियल जो है वो 2000 रुपये का होगा, लेकिन 80,000 रुपये, 90,000 रुपये का इसके अंदर जो इंटेलिजेंस है। तो वो चाहते हैं प्रधानमंत्री जी कि हमारे यहाँ रिसर्च जो है यहाँ पर हो इसके लिए, और यही नहीं हर क्षेत्र में, चाहे मेडिकल डिवाइसेस हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हर तरह की जो रिसर्च है वो हमारे यहाँ रिसर्च होनी चाहिए, हमारे यहाँ शोध होना चाहिए। तो उसके लिए 50,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक जनजातीय क्षेत्र जो है, हमारे पाली लोकसभा क्षेत्र में भी जनजातीय क्षेत्र है, तो देश में जनजातीय क्षेत्र में ट्राइबल एरिया में बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले, ट्राइबल क्षेत्र के बच्चों को भी जो मॉडर्न एजुकेशन है वो मिले। तो जो एकलव्य स्कूल टाइप है उसमें जो बजट रखा है करीब 38,000 करोड़ का बजट रखा गया है। और मैंने भी जो है हमारे पाली लोकसभा क्षेत्र में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसमें एक बार लोकसभा में सवाल उठाया था, तो मंत्री जी ने ये आश्वासन दिया कि पाली लोकसभा क्षेत्र में आपके जनजातीय स्कूल के लिए मैंने लिख के दिया हुआ है, प्रोसेस में है, और मैं चाहता हूँ कि जनजातीय क्षेत्र में भी हमारे स्कूल खुले। तो पहले हमारे एक सेंट्रल स्कूल पाली लोकसभा क्षेत्र में 2 खुल चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि सैनिक स्कूल भी यहाँ पाली लोकसभा क्षेत्र में खुले और जनजातीय क्षेत्र में जो है स्कूल खुले। तो उसके लिए भी करीब 50 करोड़ रुपए जो है उसका भी बजट होता है। और उसके अलावा 15,000 स्कूलें वो हैं केंद्र की जिनको आदर्श स्कूल में, आदर्श स्कूलों पे तर्ज पे काम करने के लिए उनको आगे लिया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा के मामले में भी हमारा देश अग्रणी बने और शोध के मामले में भी अग्रणी बने। तो ये सोच प्रधानमंत्री जी की है, क्योंकि जब तक हमारे यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में हमारी आधारशिला, हमारी नींव मजबूत नहीं होगी, शोध के मामले में हम मजबूत नहीं होंगे, तब तक देश जो है हम और भी ज़्यादा जो है विश्व में वापस सोने की चिड़िया के तर्ज पे जो ये सोचा है प्रधानमंत्री जी की सोच है, तो वो बनाना चाहते हैं। तो इस मामले में एजुकेशन के मामले में एजुकेशन जो है शिक्षा पे बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। और इसके साथ साथ क्योंकि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जबरदस्त जरूरत है, लगातार पिछले 6.5 सालों में हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दिया गया है, लेकिन अब की बार और भी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जैसे हाईवेज वगैरह का मान लीजिए, नेशनल हाईवेज और रोड वगैरह के लिए 1,18,000 करोड़ का बजट रखा गया है। और यही नहीं, रेलवे के लिए, रेलवे को हम और भी भविष्य उपयोगी रेलवे प्रणाली विकसित करने के लिए कि भविष्य में हमारी रेलवे कैसे होनी चाहिए, उसके लिए 1,10,000 करोड़ का बजट रखा गया है। और मैं बता दूं 2023 तक जितना भी ब्रॉड गेज है देश में, सब पूरा का पूरा उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। तो एक बिल्कुल कोई पॉल्यूशन वगैरह का नाम नहीं होगा, हमारे ट्रेन की स्पीड बढ़ जाएगी और एक बहुत आम जन को, यात्रियों को बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। और उसके साथ साथ मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि सार्वजनिक परिवहन के लिए जैसे मेट्रो को भी, मेट्रो सिटीज वगैरह में जो है मेट्रो को बढ़ावा देना, और उसके बाद में 20,000 परिवहन के लिए जो बसें जो मेट्रो के लिए हैं वो भी उसके लिए होगी। और आत्मनिर्भर भारत के लिए जगह जगह, मतलब इतने हम 23 सेक्टर हैं अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग के, उन सेक्टर्स में जिससे कि आत्मनिर्भर भारत बन सकें, उनको भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। और जल जीवन मिशन शहरी, जल जीवन मिशन शहरी के लिए 2,87,000 करोड़ का बजट का प्रावधान रखा गया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सुरक्षा के मामले में प्रधानमंत्री जी ने पूरा का पूरा उनका विजन है कि हमारे रक्षा क्षेत्र के लिए करीब 4,71,000 करोड़ का बजट का प्रावधान रखा गया है। और रक्षा क्षेत्र में अभी आप हाल ही में देखा होगा
कि 48,000 करोड़ का हमारे आत्मनिर्भर भारत की तरफ पे हमारे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उसको हमने तेजस विमान करीब 83 तेजस विमान बनाने के लिए करार भी साइन हो गया है। तो 48,000 करोड़ वो पहले हम बाहर देते थे, अब हमारे देश में जो है कंपनी वही बना के देगी। तो हमारे यहाँ पर रोजगार मिलेगा, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक और जो है कदम बहुत बड़ा कदम होगा। और उसके सारे अलावा करीब 100 डिफेंस के आइटम ऐसे हैं जिनको हम पहले हम इंपोर्ट करते थे, अब हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चर होकर के हम एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर निर्यात करेंगे। तो ये आत्मनिर्भर भारत का ये तरफ प्रधानमंत्री जी का कदम है। और इसके साथ साथ FDI को मजबूत करने के लिए कि FDI जो देश में ज्यादा है, तो इंश्योरेंस सेक्टर में उसमें करीब आप देखिए कि 74%, पहले 49% था इंश्योरेंस के लिए, अब 74% जो है उसमें इंश्योरेंस के लिए FDI आएगी। तो उससे अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा जब FDI बाहर का पैसा आएगा। और फाइनली मैं बताना चाहूँगा आपको कि 75 साल से अधिक आयु के जो हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह के अब भरने की जरूरत नहीं है। और सबसे और बात एक नवीन बात की है कि जो स्ट्रेट जिसको कहते हैं स्ट्रेच कर्जे जो थे, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो इस तरह के असेट थी, उसके लिए ARC असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, असेट मैनेजमेंट कंपनी, ये दो बनाई जा रही हैं, जितने कि बैंकों के कर्जे जो हैं वो सारे की सारी वो खरीदेगी। और वो खरीद करके जितने भी जो कर्जे पड़े रहते हैं, जैसे पहले ये था कि 10 लाख करोड़ रुपए जो है कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने इतना बड़ा लोन ले रखा बैंकों का और उनका वापस चुकता नहीं हो रहा, तो अब उसके लिए बीच में सारे बजाय के सारे बैंक उसमें लगे, क्योंकि उनमें प्रोफेशनलिज्म नहीं होती है, उनमें ये नहीं होता कि वापस इसको असेट को कैसे बेचना, तो थ्रो अवे प्राइस पे नहीं देवे। तो अब उसके लिए ARC असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और असेट मैनेजमेंट कंपनी, इस तरह की दो कंपनियां बनेगी, जिससे कि ये भी काम बड़ा सुविधाजनक हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है टेक्सटाइल पार्क आ रहे हैं देश में, तो मैं इसके लिए भी प्रयास करूंगा कि पाली जो है एक टेक्सटाइल का हब है और यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क आना चाहिए। तो टेक्सटाइल पार्क आने से यहाँ के पूरे जिले की पूरे पाली लोकसभा क्षेत्र का कायाकल्प होगा, रोजगार बढ़ेगा और क्षेत्र में और भी विकास जो है और बढ़ेंगे। लेकिन मैं नक्शल में आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जो आज तक शहर और गांव में इम्बैलेंस था, एक दूरी थी, एक खाई थी, उसको मैं सेतु बनाने का इस बजट से कोशिश प्रयास किया गया है, जिससे कि सेतु बन करके गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो भी मजबूत बने और मजबूत बन करके कम से कम हमारी जो रूरल इकोनॉमी है वो मजबूत बनेगी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ होगा, किसानों को जो राहत मिल रही है वो होगा और वहाँ एजुकेशन का, हेल्थ का, हर सेक्टर में जो है विकास होगा, तो पूरा का पूरा देश जो है आज गांव और शहर में जो खाई है बटेगी और एक ब्रिज का काम करेगा। इस बजट को पूरा विश्व जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी सराहना हुई, पूरे देश में इसकी सराहना हुई। आप मीडिया के सारे मीडिया ने भी जो है इसकी हम पूरी की पूरी इसकी बजट की प्रशंसा की है, उद्योग ने प्रशंसा की है, सभी वर्गों ने प्रशंसा की है, पूरे देश में प्रशंसा हुई। और यही कारण है कि मार्केट जो है बहुत अच्छे जम के साथ चल रहा है, क्योंकि बजट में पॉजिटिविटी है। क्योंकि अब जब हम सारा देखें इस बजट को, अगर हॉलिस्टिक वे में हम देखें तो दो बातों का ध्यान रखने की हमारे सामने आती है। एक तो डिमांड और सप्लाई, क्योंकि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था डिमांड और सप्लाई पे निर्भर करती है। अगर आपके सप्लाई जो है उद्योग में जो है, अगर पूरा का पूरा उद्योग जितना भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर उसकी डिमांड नहीं है तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो दोनों तरफ ध्यान रखा गया, चाहे उद्योग में सप्लाई की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर की सप्लाई की बात हो, तो दोनों में डिमांड होना बहुत जरूरी है। तो डिमांड होने के लिए, डोमेस्टिक डिमांड होने के लिए भरपूर के आंध्र प्रदेश में आज 50 करोड़ है, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर में 10 करोड़ है, चाहे 40 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो सारे डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चर बढ़ेगा, तो मैन्युफैक्चर बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। तो ये एक ऐसी चक्कर है अर्थव्यवस्था का कि डिमांड और सप्लाई का पूरा एक बजट में ध्यान रखा गया है, तो जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है
और भी आगे बढ़े। और जहाँ तक किसानों के लिए, क्योंकि किसानों के लिए भी सप्लाई जो है आज की तारीख में प्रोडक्शन ज़्यादा है, क्योंकि जब आज़ाद हुआ तब हमारे पास में फूड ग्रेन्स की कमी थी, उसमें पॉपुलेशन 40 करोड़ थी, उस फूड ग्रेन से हम 10 गुना प्रोडक्शन आज है। आज हमारे पास में प्रोडक्शन ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है, लेकिन डिमांड बढ़ाने